हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे थे और पेज नंबर 216 पे क्वेश्चन नंबर 2 से पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ना, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आप चैनल पे नए पहुँचे बच्चे, यूट्यूब ने ये वीडियो आपको रिकमेंड किया है, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 10th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुके हैं और हर एक चैप्टर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं यहाँ पे सॉल्व करा चुका हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है बच्चों? देखिए, एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई ने एक बुक लगा के रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो जब भी आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर लगाएं, ठीक है ना। पिन कमेंट में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे, चाहे आपको चैप्टर पढ़ना हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक चाहिए या आपको एनसीईआरटी का लिंक चाहिए, ठीक है ना। फिर भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171 पर। यहाँ से हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, ठीक है ना। जिन बच्चों को लिंक नहीं मिलते हैं उनके लिए ये नंबर, पिन कमेंट में सब कुछ मिल जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। फिर भी नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा लिंक आपको चाहिए एनसीईआरटी का, तो पिन कमेंट चेक कर लीजिए, वहाँ एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले लिंक पे क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट ओपन होके आ जाएगा। इससे पहले 2 या 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है, पेज नंबर 216 में कह रहा है, इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, टोस्टर ऑफ 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। ओके, ये जो वाटर फिल्टर है इसका तो बहुत हाई रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों, क्या 500 ओम ही है? हाँ ठीक है, 500 ओम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस, व्हाट इज द करंट थ्रू इट। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, बात समझिए। देखिए कह रहा है इलेक्ट्रिक लैम्प है आपका 100 ओम का, टोस्टर है 50 ओम का, वाटर फिल्टर है रेजिस्टेंस 500 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट। देखो एक बात बताएं, एग्जाम में अगर आपको यही क्वेश्चन देता है और आपको ये नहीं बताता है कि सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में, तो आपको पैरेलल में लेके चलना है। बिकॉज आप दिमाग लगाइए, घर में जब हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो कैसे करते हैं? पैरेलल में ही करते हैं। हमने पढ़ा है डोमेस्टिक वायरिंग कैसी होती है, पैरेलल में की जाती है, ठीक है ना। तो पैरेलल में ही आपको लेके चलना है। तो आइए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लैम्प है 100 ओम का, तो ये देखिए, ये बच्चों 100 ओम का हमने लैम्प लिया, ठीक। लैम्प का साइन नहीं बनाना है, बस आप रेजिस्टेंस का साइन बना दीजिए, ठीक है। और इसके साथ पैरेलल में आपको क्या लेना है? इसके साथ पैरेलल में आपको लेना है 50 ओम। 50 ओम रेजिस्टेंस का क्या है? टोस्टर है, और वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस 500 ओम है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर लेने हैं। ये 500 ओम का है, ठीक है ना। 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम। क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा। इसको एक वोल्टेज सोर्स से आपको लगा देना है, यानी कि बैटरी से। एक बैटरी है आपकी, और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है वो कितना करती है? 220 वोल्ट। ओके, तो V इज इक्वल टू व्हाट? 220 वोल्ट्स की बैटरी है, ठीक है। ये अब बच्चों दिमाग लगाइए, देखिए मान लीजिए स्विच हमने ऑन कर दिया, तीनों का ही स्विच ऑन है, ये कंप्लीटेड सर्किट है। यहाँ मान लो स्विच ऑन, यहाँ एक ही स्विच लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और इसको हमने ऑन कर दिया, तो ऐसे करके करंट फ्लो करेगा। यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसा करंट निकलेगा। अब मेरा सवाल है, सुन लीजिए, कौन खींच रहा है करंट को? करंट को कौन ड्रॉन कर रहा है? कौन ड्रॉन कर रहा है? तो जवाब है ये 100 ओम का रेजिस्टेंस, 50 ओम का रेजिस्टेंस और 500 ओम का रेजिस्टेंस करंट को ड्रॉन कर रहा है, खींच रहा है बैटरी में से। क्यों? क्योंकि चलना चाहता है, वो अपना फंक्शन करना चाहता है। अपना फंक्शन करने के लिए यहाँ से आई करंट को वो ड्रॉन कर रहा है, सही है। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन क्या है, पता है क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है, अगर आप आगे पढ़ें, कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। सेम सोर्स का मतलब सोर्स क्या है आपका? 200 वोल्ट्स, सॉरी 200 लिख दिया मैंने गलती से, 220 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। सोर्स का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सोर्स का मतलब बैटरी वगैरह के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, जहां से करंट निकलता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में सोचिए जिसको अगर हम कनेक्ट कर दें, और वो कहाँ पे कनेक्ट कर दें? सेम सोर्स में कनेक्ट कर दें, और वो क्या करे? दैट टेक्स एज मच एज करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। मतलब समझो, ये तीनों मिलके जितना करंट ड्रॉ करते थे ना, जितना करंट ड्रॉन करते थे ये तीनों मिलके, 100 ओम का रेजिस्टेंस, 50 ओम का रेजिस्टेंस, 500 ओम का रेजिस्टेंस। कह रहा है ऐसा कोई इलेक्ट्रिक आयरन आप ले आइए जिसका रेजिस्टेंस बताना है आपको, उसका इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए कि वो उतना ही करंट अकेले खींच ले जितना मिलके ये तीनों खींचते हैं। तब आप अपना दिमाग लगाइए, उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो जवाब है 1 2 3। ये जो 3 कंपोनेंट आपके पैरेलल में लगे 3 रेजिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए।
बात समझ में आई कि नहीं? खुद दिमाग लगाओ ना, अपने दिमाग में सोचो ना कि इन तीनों की जगह एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा हुआ है। तो आइए जरा इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक बनाते हैं, ठीक है। इन तीनों की जगह सपोज ये आपका R1 है रेजिस्टेंस, ये है आपका R2 और ये है आपका R3, ठीक है ना। तो इसकी जगह हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई चलो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है। कैपिटल R क्या होगा, R1, R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो कैपिटल R रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाया। कैपिटल R किसका रेजिस्टेंस है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक आयरन, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसको कहाँ कनेक्ट किया गया, तो जवाब है इलेक्ट्रिक आयरन को इन तीनों को हटा दो, अब इसकी जगह इलेक्ट्रिक आयरन आपने लगा दिया और वोल्टेज सोर्स सेम है आपका, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स आपका सेम है, यानी कि 220 वोल्ट से, ठीक है। ये देखिए प्लस माइनस V इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी कितना है 220 वोल्ट से, करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक आयरन अकेले ही उतना करंट खींच लेगा जितना ये तीनों मिलके खींच रहे थे, जितना ये तीनों मिलके बैटरी से ड्रॉन करते आई करंट, उतना ये अकेले खींच लेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इन्होंने आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया कि आपको पहली बात तो इस रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन का आपको रेजिस्टेंस बताना है, यानी कि ये R की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ये R1, R2 और R3 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको सिखाया है। पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप R से दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में आप बोलोगे कि 1/R, 1/R का मतलब 1/, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कितना है, ठीक। पहले उसको निकाल लीजिए और फिर ओम्स लॉ लगा दीजिए यहाँ पर, V इज इक्वल्स टू IR, और उससे आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि V पता है और आपको R पता है। तो ये पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट ड्रॉन कर रहा है, या फिर ये तीनों मिलके कितना करंट ड्रॉन कर रहे हैं। दोनों ही करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। ये तीनों मिलके जितना करंट ड्रॉन करते हैं उतना ही अकेले कर लेता है। एक बात बताएं प्रैक्टिकली सोचो जरा, तुम खुद दिमाग लगाओ, प्रैक्टिकली सोचो कि ये हैवी लोड है ना, इसका हैवी लोड कह रहा हूँ, सॉरी। एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में हमने ये किया था कि जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे कम वाले से भी कम आता है, सबसे कम वाले से भी कम आता है। तो ध्यान से चेक करो, 100, 50 और 500, इससे भी कम रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। पहले तो ये चेक करो इन तीनों में सबसे कम कौन है, तो जवाब है सबसे कम कौन है, 50 ओम है। तो मेरा जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन तीनों में से जो सबसे कम है, यानी कि 50 से भी कम आंसर आएगा, ठीक है। अब दिमाग लगाओ जरा, जब इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो अगर 50 से भी कम आएगा तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम। तो रेजिस्टेंस कम है अगर, तो करंट ज़्यादा ड्रॉन करेगा, दिमाग लगाओ, यानी कि ये तीनों मिलके जितना खींच रहे थे उतना ये अकेले ही खींच लेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा ड्रॉन करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं तो ये चीज़ है, सही है। चलो देखते हैं जरा, बहरहाल R की वैल्यू निकाल लो, ठीक। चलो तो यहाँ से हो जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू, अभी दिखाते हैं आपको, फील कराते हैं, 1/R1। R1 की वैल्यू बोलो कितनी, 100 प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी बताइए, 50 और प्लस 1/R3 की वैल्यू बताइए कितनी है, 500, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1/R इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 100, 50 और 500 का एलसीएम बच्चों मेरे ख्याल से तो 500 आना चाहिए, ठीक है। अब 500 को डिवाइड करिए 100 से, कितना आ जाएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5, प्लस बच्चों 500 को 50 से डिवाइड करिए 10 आएगा ना, तो 10 × 1 10 हो गया, और प्लस 500 को 500 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 × 1 आपका 1 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर आप लोग तो आपको मिल जाएगा, यहीं पे आगे कर दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करो, 10 + 5 कितना हो गया 15, 15 + 1 कितना हो गया 16, और 16/500 यहाँ से आपका आ गया। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, अभी R की वैल्यू नहीं आई, ये 1/R की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज 1/R कितना है, अगर 16/500। नाउ बोथ साइड हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड। तो 1/R का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, R/1, R/1 का मतलब R, और 16/500 को भी आप रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा 500/16। अब इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, देखो 4 4 का क्या हो गया 16, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 4 1 4, ठीक है, और कैरी जाएगा 1, 4 2 8, 2 4 5 20, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। अब 125 को 4 से डिवाइड लगा दीजिए, कहाँ पे लगाएं, यहाँ पे कर लेते हैं। 125 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, 4 से, तो 4 3 क्या होता है बताइए 12, यहाँ कैंसिल हो गया, 5 हमने कॉपी किया, 4 1 4, 5 - 4 1 होता है, पॉइंट की हेल्प से हमने 0 लगाया, 4 2 8 होता है, 10 - 8 2 होता है, पॉइंट की हेल्प से 0, 4 5 कितना होता है 20 होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कितना आ गया
25, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 31 पॉइंट कितना है 25 ओम। यही तो हमने आपको पढ़ाया था क्या कि जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन तीनों का वो इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा। अब आप दिमाग लगाओ ना खुद से भाई, एक बार बताओ, पता है कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर क्वेश्चन में बोला ये तीनों मिलके जितना करंट खींच रहा है आई, मैं आपको चलो पहले तो बता देता हूँ इस क्वेश्चन में जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 7.04। अभी हम निकालेंगे, रुक जाओ, निकाल के हम आपको दिखाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन करंट की वैल्यू आएगी 7.04 एम्पियर आएगी। अब मेरी बात सुनो, यानी कि यहाँ से भी करंट कितना ड्रॉन कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर कितना करंट ड्रॉन कर रहे हैं 7.04। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला आपको कि इलेक्ट्रिक आयरन भी कितना करंट ड्रॉन करेगा जितना ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन भी कितना करंट ड्रॉन करेगा 7.04। अब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, बच्चे बताएगा कहते हैं सर ये बात बताइए ये तीनों मिलकर 7.04 खींच रहे हैं बैटरी में से, ये अकेला ही सर कैसे खींच ले रहा है इतना ज़्यादा करंट? तो जवाब है इसका रेजिस्टेंस कम है। अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा ना, सोचो, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है अपोजिशन टू करंट। और रेजिस्टेंस कम हो गया किसी का तो वो अकेले ही उतना काम कर देगा जितना मिलके ये तीनों कर रहे थे, सही है ना? तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, यहाँ से 7.04 निकलेगी, थोड़ी सी इसमें जाएगी, थोड़ी सी इसमें जाएगी, थोड़ी सी इसमें जाएगी, कुछ पार्ट इसमें जाएगा 7.04 का, कुछ पार्ट इसमें जाएगा और कुछ पार्ट इसमें जाएगा। कुछ पार्ट क्यों जा रहा है? तो जवाब है इसका 100 ओम रेजिस्टेंस है। चेक करो, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट कम हो जाएगी। 50 ओम है, 31.25 से तो ज़्यादा ही है, यहाँ भी करंट थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी इसमें जाएगी, थोड़ी इसमें जाएगी, थोड़ी इसमें, और जब इस एंड पे निकलेगी तो सबको ऐड कर देंगे तो वापस हमको कितना मिल जाएगा 7.04। बहरहाल लौट के आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो ये आपको थोड़ा सा हमने फील कराया, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर आपने दिखाया है, ठीक है ना, इन्होंने पार्ट 2 में क्या पूछा था, व्हाट इज द करंट थ्रू इट, है ना, व्हाट इज द करंट थ्रू इट। थ्रू इट का मतलब इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन में से कितना पास करेगा करंट, वो हमको बताना है। तो इसी सर्किट को देख के आप सॉल्व कर दीजिए। इस सर्किट में आप ओम्स लॉ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, V इज इक्वल्स टू व्हाट, आई आर, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, V अपॉन आर। अरे भाई आर इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब V चेक करो कितना है 220 वोल्ट्स, और R कितना है, R किसका लोगे, इलेक्ट्रिक आयरन का, वही तो करंट ड्रॉन कर रहा है, ठीक है ना। तो R कितना आया बताइए आपका, R आया है 31.25, करेक्ट। और जो भी आंसर आएगा वो ओम में आएगा, क्योंकि V वोल्ट्स में और R किस में, R ओम में, तो करंट किस में आएगा, एम्पियर में आएगा, सॉरी ओम शायद मैंने बोल दिया था, करंट किस में आएगा, एम्पियर में आएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करना भी झंझट का काम है, देखते हैं क्या होता है। तो 220 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 120 लग जाएगा, है ना, तो यहाँ 30 हो गए, ये कितना हो गया 3125। कोई डाउट है? 5 से बच्चों कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर लीजिए, और नहीं तो उठा के सीधे डिवाइड लगा दीजिए। चलो 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 से क्या हो जाएगा 30, 1 इधर जाएगा, 5 2 10, 2 जाएगा, 5 5 से कितना हो जाएगा 25, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 5 कितना जाएगा, यहाँ पर 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 2 जाएगा, 5 4 जा 20, और यहाँ पे देखिए 2 0 ऐसे आपके पास बच गए, ठीक। अब 5 से फिर से जाएगा, 5 1 जा 5, इधर जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इधर ले जाइए, 5 8 जा कितना होता है 40, 4 जाएगा, 5 8 जा फिर से क्या हो जाएगा 40, ठीक है। और ये थोड़ी सी लाइट चली गई थी, देखिए इलेक्ट्रिशियन आया, थोड़ा सा काम कर रहा था, डिस्टर्ब हो गया। बहरहाल 5 से काट रहे थे, 5 8 जा 40, 4 जाएगा इधर, 5 8 जा 40, और इधर फिर हम 0 लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 880। कैंसिल वैंसिल तो तुम लोग कर सकते हो भाई, इतनी कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, चलो अब फिर से कर लो सॉल्व इसको। तो देखो 5 2 जा 10, 2 जाएगा, 5 5 जा 25, और यहाँ से देखिए 5 1 जा 5, और 3 जाएगा यहाँ पर, तो 5 7 जा क्या हो जाएगा 35, फिर 3 जाएगा, 5 6 जा 30। सही कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही है। नाउ अब 176 बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना बचा 25। तो डिवाइड लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए तो यहाँ पर डिवाइड लगाते हैं हम लोग, 176 को किससे डिवाइड लगाएंगे बोलिए 25 से, ठीक है ना। तो 25 बच्चों कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स तो जाएगा नहीं है, 7 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है ना। वो आप चेक कर लीजिएगा, 7 5 से 35, और 3 7 2 जो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17, देखिए, ठीक है। 6 - 5 कितना होता है 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 7 - 7 0, 1 - 1 0, फिर यहाँ पॉइंट लगाओगे, क्या बढ़ाओगे यहाँ 0 बढ़ाओगे, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपने पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, कितना आ गया यहाँ 10, 10 क्या है 25 से भी छोटा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो हम नहीं, तो सुन लीजिए, यहाँ पर जो 0 हम लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, सुनो। पॉइंट की हेल्प से फिर एक और 0 थोड़ी ना ले सकते हो। अभी यहाँ आप 0 क्यों लगाते हो, उसका कारण है क्योंकि 25 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 10 आ जाए या तो 10 से छोटा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 25 1 जा क्या होता है बताइए 25 होता है,
तो 25 अगर हम 1 टाइम्स भी पढ़ते हैं तो 25 आ जाएगा, जो कि 10 से बड़ा है। तो हम 25 की टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 25 जीरोज़ा क्या होता है 0। तो ये देखिए 25 0 टाइम्स हमने पढ़ा, आंसर क्या आया 0। तो 10 के नीचे हमने 0 कॉपी कर दिया, क्योंकि रूल क्या पढ़ाया गया है कि 25 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 10 आ जाए या तो 10 से छोटा आ जाए, सही है। तो 25 जीरोज़ा हमने पढ़ दिया, 25 जीरोज़ा कितना आ गया 0। तो 10 माइनस 0 कितना आ गया 10। अब आप पॉइंट की हेल्प से 0 लगा दीजिए यहाँ पर, और 25 4 क्या होता है 100। कुछ बच्चे इसका एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करके आते हैं 25.4 लिख देते हैं या गलत कर देते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए कैसे कैलकुलेशन होती है। मैथ्स में कई बार आपको सिखाया है हमने क्लास में। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका कितना बताइए, करंट की वैल्यू कितनी आ गई 7.04 क्या एम्पियर। ओके, सिंपल है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ठीक है, कह रहा है कि पैरेलल में कनेक्ट करें अगर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को तो क्या फ़ायदा होता है, सीरीज में क्यों नहीं करना चाहिए। आइए ज़रा देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको ना 3-4 बल्ब लेके दिखाएंगे, एक बार सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एक बार पैरेलल में, उससे हम आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं कि बल्ब लगे हों, फ़ैन लगा हो सकता है, टीवी हो सकती है, उसके साथ में रेफ्रिजरेटर हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक बल्ब लगाया, ये आपका नेक्स्ट बल्ब है, ये आपका नेक्स्ट बल्ब है, और ये आपका नेक्स्ट बल्ब है, करेक्ट। ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ, तो चेक करो ये सब रेजिस्टेंस हमने सीरीज़ में लगाए हुए हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये आपकी बैटरी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया है, ये देखिए स्विच को हमने ऑन कर दिया, मान लीजिए ये हो गया आपका कैसा कनेक्शन सीरीज़, ये हो गया आपका सीरीज़। अब आइए पैरेलल दिखाते हैं आपको, 1 2 3 4 बल्ब हैं, इसको हम पैरेलल में लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए ये फर्स्ट बल्ब है आपका, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का, फिर ये आपका सेकंड बल्ब है, ठीक, फिर ये आपका थर्ड बल्ब है। यहाँ जगह ही नहीं बच पाएगी, एक सेकेंड देखते हैं। बल्ब की जगह मैं रेजिस्टेंस बना दूँ क्या, चलो ऐसे बना देते हैं छोटा छोटा, ठीक है, ये 2 3 और यहाँ कहीं ये 4, करेक्ट। ये देखिए ये सब आपके कैसे हैं पैरेलल में, क्योंकि इन सभी रेजिस्टेंस के एक एंड एक तरफ और दूसरे एंड सारे एक तरफ, और इनमें हमने यहाँ लाके क्या लगा देना है एक बैटरी, ये ऐसे देखिए ज़रा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होंगे सभी स्विचेस के सभी बल्ब्स के स्विचेस अलग अलग होंगे। तो एक स्विच यहाँ लगा होगा, ये देखिए, अब स्विच को ऐसे दिखा दे रहे हैं हम, अभी सारे स्विचेस ओपन हैं, ठीक है। फिर एक स्विच इस बल्ब के लिए होगा, फिर एक स्विच इस बल्ब के लिए होगा, ये ऐसे। ये कैसा कनेक्शन है, बैटरी के साथ अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी, फैन, रेफ्रिजरेटर, ऐसा हमें लगाना चाहिए था, हम आपको बल्ब से समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट हमें बताना है एग्जाम में कि सीरीज़ में अगर हम कनेक्ट करते हैं, अगर आपका एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से ख़राब हो गया तो बाकी सारे भी वर्क नहीं करेंगे, आप चेक कर लीजिए, है ना। मान लो कि देखो बल्ब का ये फिलामेंट होता है, सबको पता है। अब फिलामेंट मान लो बच्चों ऑक्सीडाइज हो गया, ख़राब हो गया, बर्न हो गया, ठीक, तो करंट कैसे पास करता है, यहाँ बैटरी से करंट निकलता है पॉजिटिव से, यहाँ से ऐसा करंट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जाता है ऐसे फिलामेंट में से होता हुआ नेक्स्ट बल्ब में जाएगा। लेकिन जब फिलामेंट ये देखिए ब्रेक हो गया है तो इसका मतलब सर्किट ब्रेक हो गया। फिलामेंट अगर ख़राब हो गया बल्ब का, बर्न हो गया, फिलामेंट समझते हो ना, कभी वो 10 रुपीज़ वाला जो बल्ब आता है ना, उसको देखो जो पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करता था, आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। उसमें टंगस्टन जो लगा होता था बीच में स्प्रिंग जैसा, उसमें बचपन में हम लोग उसको जोड़ा भी करते थे, ऐसे जब टूट जाता था तो उसको हिला हिला के जब जुड़ जाता था तो जलने भी लगता था, बहरहाल जुड़ जाता था तो सर्किट कंप्लीट हो जाता था, और जब ब्रेक हो जाता था, मान लीजिए ब्रेक हो गया किसी भी तरीके से वो, ठीक है। तो कहने के लिए तो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये देखिए, बट करंट ऐसे करके यहाँ से कुछ कनेक्शन होता है, यहाँ टंगस्टन होता है, इसमें से होता हुआ ऐसा आता है ना, ठीक है। तो ये देखिए ख़राब हो जाएगा तो करंट आगे नहीं पास कर पाएगा। तो बाकी सभी जो बल्ब्स लगे हों या टीवी, रेफ्रिजरेटर कुछ भी लगाओ तो उनको करंट नहीं मिल पाएगा। एक भी अप्लायंस के ख़राब होने से हम बोलेंगे सर्किट ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया, अब कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, पैरेलल में क्या फ़ायदा है, पैरेलल में ये फ़ायदा है स्टूडेंट्स, ये बैटरी है, यहाँ से आई करंट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से आई करंट में से कुछ करंट ये वाली ब्रांच में जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको केवल ये फर्स्ट वाले जो टॉप पे इस बल्ब को ऑन रखना है, तो यहाँ स्विच आप ऑन कर दोगे, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ से आई करंट निकलती है, अब इस बल्ब को जितनी चाहिए होगी वो यहाँ से ले लेगा, कोई डाउट है, आई में से I1 ले लेगा यहाँ से, ठीक। एक्चुअल में जब वो अकेला चल रहा है तो उसको मान लो इसको I1 करंट चाहिए, इसको I2, इसको I3, इसको I4,
ठीक है ना। तो अगर अकेला यही ऑन है, करेक्ट, तो जितना करंट इसको चाहिए होगा उतना ले लेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि I1 ही यहाँ सर्किट से निकलेगी। अगर सारे ऑन कर दोगे तो I निकलेगी, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 + I2 + I3 + I4। बहरहाल हम आपको बताना ये चाहते हैं बच्चों यहाँ पर कि मान लीजिए हमने यहाँ पे सारे स्विचेस ऑन कर दिए हैं, ये देखिए ये सारे स्विचेस हमने ऑन कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक, ये देखिए। तो इसमें करंट जाएगी I1, इसमें जाएगी I2, इसमें जाएगी I3 और इसमें जाएगी आपकी I4। लेकिन ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए कोई बल्ब खराब हो गया ठीक है, मान लो ये वाला बल्ब खराब हो गया, इसका फिलामेंट ब्रेक हो गया, कोई टेंशन नहीं है। चेक करो, यहाँ से I करंट आ रही थी, तो ये वाली ब्रांच में सब करंट नहीं जाएगी, बस। तो क्या हुआ, यहाँ से तो सर्किट कंप्लीट है। चेक करो, ये सेकंड ब्रांच में से तो वो करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। ये इसको जितनी करंट चाहिए होगी वो ले लेगा, यहाँ से करंट जाएगा, ये ऐसे पास हो जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, ये ऐसे पास हो जाएगा। तो पैरेलल में क्या फ़ायदा है बच्चों, बताइए। पैरेलल में एक भी डिवाइस अगर आपकी ख़राब हो गई, ठीक है, कोई उसमें अगर प्रॉब्लम हो गया, तो बाकी जो रिमेनिंग डिवाइसेस हैं वो वर्क अभी भी करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हम आपको बताना चाहते थे। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए बच्चों ये वाला बल्ब ख़राब हो गया आपका, चलो अब बल्ब नंबर 1, 2, 4 ये तो काम करेंगे। कैसे, यहाँ से करंट जाएगा, भाई ये वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा ना, यहाँ तो जाएगा, और यहाँ सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। ये वाली ब्रांच में भी ऐसे करके जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट है, ये वाली ब्रांच में भी ऐसे जाएगा, सर्किट कंप्लीट है, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि सीरीज़ में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका अगर ख़राब हो जाता है तो बाकी सारे वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें करंट ही नहीं पास होगा, ठीक। और पैरेलल में क्या फ़ायदा है कि अगर एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका ख़राब हो गया तो बाकी जो सारे हैं वो वर्क आपके अच्छे से करेंगे। दूसरा देखिए क्या फ़ायदा है आपका पैरेलल में, और सीरीज़ में क्या प्रॉब्लम है। सीरीज़ में एक ही स्विच लगा रहता है बस, ठीक है ना। सीरीज़ में ओनली सिंगल स्विच होता है। जब इस स्विच को आप ऑन करोगे तो सारे एक साथ ऑपरेट हो जाएंगे, सारे एक साथ जलने लगेंगे। इसको ऑफ करोगे तो सारे एक साथ ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पे क्या फ़ायदा है, देखिए यहाँ पर अलग अलग पैरेलली आप अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। देखिए फर्स्ट बल्ब के लिए यहाँ पे स्विच है, सेकंड के लिए यहाँ पे, थर्ड के लिए यहाँ पे, फोर्थ के लिए यहाँ पे। अब मान लीजिए कि ये वाला बल्ब हमको नहीं जलाना है तो इसका स्विच हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए स्विच ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया यहाँ से। तो जब यहाँ से करंट आएगी तो ये वाली ब्रांच में नहीं जाएगी, ये वाला बल्ब हमको नहीं चलाना है। अब जब घरों में आपकी जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसमें कैसी वायरिंग होती है, सीरीज़ या पैरेलल? तो जवाब है पैरेलल होती है। याद रखिएगा डोमेस्टिक वायरिंग कैसी होती है, पैरेलल, ठीक है ना। ये फैन, ये ट्यूबलाइट जो लगी हुई सब आपस में कैसी हैं, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है ना। बात समझ में ही नहीं आई। तो ये देख लीजिए यहाँ से हम एक स्विच ऑफ करेंगे, ये वाली लाइट का, ये बंद हो गई, ये तो नहीं बंद हुई। अगर सीरीज़ में होती तो सारी, अब बच्चे बोलते सर समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई वो वायरिंग करने वाले को समझ में आता है कैसे। जब आप बड़े हो जाओगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो इसका भी आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो छोड़ो, बाहर से देखने में थोड़ी ना आपको समझ में आएगा, वायर सब अंदर गई है दीवार में, पाइप के थ्रू, है ना। तो वो सब अलग सिस्टम है, लेकिन मोटी मोटी बात ये आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम सारे ये जितने भी ट्यूबलाइट्स फैन लगे हैं सबके अगर हम पॉजिटिव वाले एंड देखें तो सभी पॉजिटिव वाले एंड आके फाइनली जो बाहर से वोल्टेज सोर्स आया ना खंभे से, प्लस और माइनस, तो सभी पॉजिटिव वाले ले आके उसमें कनेक्ट कर दिए होंगे, पॉजिटिव वाले में। और सभी जो दूसरी तरफ से निकलते हैं नेगेटिव वाले ले जाके कहाँ कनेक्ट कर, देखो सभी पॉजिटिव वाले में, सभी नेगेटिव वाले इधर नेगेटिव वाले में, ऐसे करके कुछ हुआ होगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको फील आ रहा होगा, ठीक। अब यही बात को एग्जाम में आप लिख दीजिए। अभी और भी पॉइंट्स है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए पॉइंट 1 कह रहा है इन द पैरेलल सर्किट इफ वन सर्किट अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। पैरेलल में क्या होता है, अगर एक भी डिफेक्ट आ गया, एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में डिफेक्ट आ गया तो बाकी सारे नॉर्मली वर्क करेंगे, यही बात हमने यहाँ लिखी। ऑन द अदर हैंड इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप्स वर्किंग। सीरीज में क्या होता है, अगर किसी भी कारण से एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर वर्क करना स्टॉप कर देता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है तो बाकी सारे भी स्टॉप हो जाएंगे। कारण क्या है उसका, रीजन क्या है, बिकॉज द होल सर्किट इज ब्रोकन, ठीक है। पूरा सर्किट ब्रोक हो जाएगा, करंट ही नहीं फ्लो करेगा सीरीज में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, स्विच वाली बात बता दीजिएगा। इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच। चेक कर लो, पैरेलल में हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अपना स्विच होता है, ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इस तरीके से हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को पैरेलल में हम इंडिपेंडेंटली जिसको चाहते हैं ऑन कर देते हैं, जिसको चाहते हैं ऑफ कर देते हैं, विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। और दूसरे अप्लायंसेस इफेक्ट नहीं होते हैं, वो अपना जो है रन करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ऑपरेट होते रहते हैं। बल्कि सीरीज में क्या होता है, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। कोई डाउट है बताइए? यहाँ तो एक ही स्विच होता है सीरीज में, उसी को ऑफ कर दोगे तो सारे ऑफ, ऑन कर दोगे तो सारे ऑन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज
एज दैट ऑफ द बैटरी ड्यू टू विच ऑल द अप्लायंसेस वर्क प्रॉपर्ली। देखिए बच्चों पैरेलल में क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से चेक करिए। पैरेलल में ये देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम। मान लो ये 220 वोल्ट की बैटरी है, मान लो, या 110 वोल्ट की बैटरी है, आप मान सकते हो V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। सेकंड वाले के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। थर्ड वाले के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। थर्ड फोर्थ वाले के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट, ठीक है ना। अब इससे देखिए फायदा क्या होता है, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सेम है, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए जरा, आप बाजार से सामान खरीद के लाते हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद के लाते हो, बल्ब लेके आते हो आप, ठीक है ना, आप ट्यूबलाइट लेके आते हो, आप टीवी खरीद के लेके आते हो, तो उसमें ध्यान से चेक करिएगा वोल्टेज रेटिंग लिखी रहती है 220 वोल्ट्स, क्योंकि इंडिया में जो एसी सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट्स की आती है, ठीक है ना। तो वो ये कहना चाहते हैं हमने इसको इस तरीके से बनाया है, इसके अंदर लगे हुए रेजिस्टेंस वगैरह इस तरीके से यूज़ किए गए हैं कि इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, 220 वोल्ट का इसको कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इनको आपको सभी को पैरेलल में लगाना होगा, ध्यान से चेक करिए, तभी तो इन सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V वोल्ट का। V वोल्ट मतलब जो भी यहाँ 220 वोल्ट या 110 वोल्ट का। अब इस चीज़ को और अच्छी तरीके से फील करिए, देखिए बात समझिए जरा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से टोटल करंट कितना निकला, I निकला, I में से I1 इसमें चला जाएगा, I2 इसमें, I3 इसमें, I4 इसमें, ठीक है। देखिए बच्चों बात समझिए, इसमें से जो बल्ब्स लगे हुए हैं या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हुए हैं, किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसी का रेजिस्टेंस कम होगा। अब दिमाग लगाओ, देखो किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, लेकिन इसका कितना है 100 ओम। देखो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको करंट कम चाहिए, क्योंकि कंडीशन है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस क्या लगा हुआ है, सेम लगा हुआ है। चेक करो, 100 ओम के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का, 50 ओम के भी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का। अब यहाँ से करंट I आ गई, I करंट आई, ठीक है। तो ज़्यादा करंट किस में जाएगी बताइए, 50 ओम में, और कम करंट किस में जाएगी, 100 ओम में, ठीक है। बात ये है कि करंट को भेजने वाला कौन, बैटरी तो टोटल करंट I भेज देती है यहाँ से, ठीक है ना। पैरेलल में लगाने से ये फायदा है कि पैरेलल में ध्यान चेक करो, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट का है, तो V तो कांस्टेंट हो गया, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ठीक है। अगर ओम्स लॉ में आप चेक करें, V इज इक्वल्स टू I R में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे खेल करें, V को अगर हम कांस्टेंट कर दें, देखिए V अपॉन यहाँ से हमने R किया इज इक्वल्स टू कितना आ गया I। अगर हम लोग V को कांस्टेंट रखें तो हम बोल सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, R। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी करंट कम होगी। तो इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हुए हैं बच्चों पैरेलल में, क्योंकि देखिए हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस तो अलग अलग होता ही होगा, जो आप बाजार से खरीद के लाते हो, फैन हो गया, टीवी हो गया, ठीक है ना, सबको अलग अलग करंट चाहिए ना अपने आप को ऑपरेट कराने के लिए, अपने आप को चलने के लिए, अपना फंक्शन करने के लिए। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगाना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दोगे, कांस्टेंट कर दोगे जब पोटेंशियल डिफरेंस, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कम करंट ड्रॉ ऑन करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा ड्रॉ ऑन करेगा। अब इसी चीज़ को साइंस में आपको इस तरीके से लिखना है एग्जाम में, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द बैटरी। जितना बैटरी का वोल्टेज होता है उतना ही सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का होता है, बैटरी लगी हो या कोई वोल्टेज सोर्स लगा हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ड्यू टू विच ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क प्रॉपर्ली। हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होगा आपका पैरेलल में लगा हुआ वो अच्छे तरीके से काम करेगा, अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अच्छी तरीके से वर्क करने का ये मतलब है जिसको जितनी करंट चाहिए वो ले लेगा यहाँ से, सही है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब सीरीज में बच्चों क्या प्रॉब्लम है, कह रहा है कि इन सीरीज सर्किट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द बैटरी बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बात समझो रहा, देखो बच्चों यहाँ पर देखिए ये सभी बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब का अपना कुछ क्या होता होगा, रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, हर एक बल्ब में अलग अलग आपको फॉर्मूला लगाना है। ध्यान से चेक करिए, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए आई करंट चलेगा, फर्स्ट बल्ब में से भी पास करेगा, सेकंड में से भी पास करेगा, थर्ड में से भी पास करेगा, फोर्थ में से भी पास करेगा, ठीक है ना। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जो आई करंट चला था, करंट का चलने का मतलब कौन चला था, इलेक्ट्रॉन चला था एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, करंट प्लस से माइनस, मतलब चार्ज चले थे, बस आप इतना समझ सकते हो। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज प्लस से माइनस, ठीक है। तो चार्जेस जब चल रहे होंगे बच्चों, ध्यान से चेक करो। अब फिर से वही एग्जाम्पल, क्या किसी बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, तो क्या स्थिति होगी यहाँ पर, जरा ध्यान से चेक करिए। स्थिति कुछ ऐसी होगी यहाँ पर बच्चों, ध्यान से चेक करिए कि अगर हम मान लीजिए यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, R3, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, R4 है, तो सब में से करंट तो सेम निकलनी है। लेकिन अगर हम इसके अक्रॉस, फर्स्ट बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, V1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, IR1, सेकंड बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो V2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, IR2। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि R1 इज ग्रेटर देन क्या है, R2 है, R1 इज ग्रेटर देन
R2 है। तो बच्चों ध्यान से करो, दोनों बल्ब के लिए करंट तो क्या है, सेम है। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा इस कैलकुलेशन से, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या आप बोल सकते हो उसमें ड्रॉप ज़्यादा होगा। बात समझो जरा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर R1 की वैल्यू R2 से बड़ी है, तो V1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, भाई करंट तो कांस्टेंट है ना, सीरीज में करंट तो सेम जा रहा है, तो V1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इस तरीके से बात समझ आएगी कि नहीं आएगी। तो ये चीज़ है, आप इसको और अच्छी तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि बाजार से आप इन सारे बल्ब को लेके आए, इनमें लिखा था 220 वोल्ट पे चलाना है, ठीक है। 220 वोल्ट का क्या मतलब होता है, बात समझो ना। 220 वोल्ट्स का बच्चों क्या मतलब होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो V इज इक्वल टू W/Q होता है कि नहीं होता है। 220 वोल्ट का मतलब 220 जूल वर्क करना है 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, यही चीज़ है 220 वोल्ट। अब यहाँ से मान लीजिए 1 कूलम चार्ज चले, 220 जूल का एनर्जी है उनके पास, सही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब ये चार्जेस चलेंगे फर्स्ट बल्ब के रेजिस्टेंस में से निकलेंगे तो कुछ एनर्जी तो वहीं ड्रॉप कर देंगे ना। पता लगा 220 वोल्ट में से पता लगा वो 80 वोल्ट यहीं पे ड्रॉप हो गया उसका, तो कितना बचा, 220 में से 80 माइनस करिए, ठीक है। ये सब समझाने का तरीका है बस, ठीक है। यहाँ से 80 माइनस करिए, 0 - 0 0 और 12 माइनस ये कितना देगा 140। तो नेक्स्ट वाले के लिए कितनी बचेगी 140। लेकिन बाजार में क्या लिखा हुआ था, जिस कंपनी ने उसको बनाया उसने क्या बोला था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 220 का मिला, कहाँ उसको तो 140 मिलेगा, और थोड़ा सा ड्रॉप यहाँ हो जाएगा तो आगे वाले को थोड़ा और कम मिलेगा। तो इस तरीके से क्या सबको 220 मिलेगा, नहीं, सबको 220 वोल्ट मिलने का ये मतलब है कि जब 1 कूलम के चार्ज जाएं, समझे, अगर 1 कूलम का चार्ज जाना हो सब में से तो सबके अक्रॉस जो ड्रॉप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 220 जूल का या 220 वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए सबके अक्रॉस, ये इसका मीनिंग है। पर सबको यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाएगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। सिंपल शब्दों में आप इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ से जितनी एनर्जी लेके चले थे ना, यहाँ ड्रॉप हो गई तो बच्ची कुछ इसको मिलेगी, फिर बच्ची कुछ इसको मिलेगी, इस तरीके से तो सबका 220 हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। अब बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्लास में सब कुछ हमने समझाया हुआ है। बहरहाल आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो पैरेलल में पोटेंशियल, आपको ये सब समझाना नहीं, तो फील के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बढ़िया से मस्त चलेंगे अपने, 220 वोल्ट के क्रॉस उनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो पाता है, ये प्रॉब्लम है। तो ये वाले पॉइंट में आपने किसकी बात करी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। सीरीज में सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सेम वोल्टेज नहीं मिलता है एज दैट ऑफ द बैटरी, जितना बैटरी का उतना नहीं मिलता है, बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल द अप्लायंसेस, क्योंकि ये वोल्टेज सभी अप्लायंसेस के द्वारा शेयर कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में 4th पॉइंट में आप बात करोगे किसकी, करंट की बात करोगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात करोगे। आइए जरा करंट की बात करते हैं। सुनिए, आपने क्लास में क्या पढ़ा है, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, चेक करो भाई। R1 R2 R3 ये सब सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 + R4, इस तरीके से। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा था कि अगर पैरेलल में लगे हो रेजिस्टेंस तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, भूल चुके हो क्या, हाँ याद करो। जब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हो, जैसे यहाँ 50 लगाए, यहाँ 100 लगाए, यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाए और यहाँ 7 ओम का लगा हुआ है, तो जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते थे, ठीक है, यही नंबर्स यहाँ भी ले सकते हो आप, ठीक है। 50 के बाद क्या बताइए, 100 के बाद क्या बताइए, 10 के बाद क्या है 7, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 50 + 10 60 67 167। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 167 ओम। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा ओवरऑल, इनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा, यानी कि 7 से भी कम आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी होगा इट विल बी लेस देन 7। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बताइए, 167। तो बच्चों बताइए सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या पैरेलल में, तो जवाब है सीरीज में। अब जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, आप सोचिए ना कि इन सारे रेजिस्टेंस की जगह कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 160 ओम के बारे में सोचो, तो रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया सर्किट का, तो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा कि कम करंट ड्रॉ करेगा। तो यहाँ से कम करंट निकलेगी बच्चों, यहाँ से कम करंट निकलेगी, और कम करंट जब निकलेगी तो ध्यान से समझिए, मान लो बच्चों कि पहले यहाँ पे देखो, आप पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब ये सारे के सारे मिलकर, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम है, तो ये सारे के सारे मिलकर बैटरी से ज़्यादा करंट ड्रॉन करेंगे, ठीक है, ज़्यादा करंट ड्रॉन करेंगे, ज़्यादा कर लेंगे। अब जिसको जितनी चाहिए होगी वो उतना ले लेगा उसमें से। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ से इन लोगों ने मिलकर ड्रॉन किया कितना, मान लीजिए 100 एम्पियर यहाँ से ड्रॉन किया मिलके। इतना ज़्यादा करंट क्यों ड्रॉन कर रहे हैं, तो जवाब है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत
कम है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब 100 में से जितना इसको चाहिए होगा वो ले लेगा, जितना इसको चाहिए होगा वो ले लेगा, जितना इसको चाहिए होगा वो ले लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज़्यादा करंट ड्रॉन करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो कम करंट ड्रॉन करेगा, ठीक है। तो 100 में से कुछ यहाँ चली आएगी, कुछ यहाँ चली आएगी, कुछ यहाँ चली आएगी, कुछ यहाँ चली आएगी, ठीक है ना। जब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाहर से खरीद के लाते हैं तो उसमें करंट रेटिंग भी लिखी रहती है कि वो कितना करंट ड्रॉन करेगा। बात समझ में कि नहीं है। तो जितना एम्पियर इसको चाहिए होगा उतना ले लेगा, जितना इसको चाहिए होगा उतना, जितना इसको, मतलब सब लोग अपनी अपनी करंट ले सकते हैं जितने पे उसको चलना है। बात समझ में कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। जब बहुत ज़्यादा हो गया तो ये सारे के सारे मिलके ही बहुत कम करंट ड्रॉन करेंगे। अब ये सारे के सारे मिलके मान लो यहाँ 10 एम्पियर की करंट ड्रॉन करते हैं, कितनी 10, और पता लगा बीच में कोई डिवाइस ऐसी लगी हुई थी, ध्यान से चेक करिए, जिसको 20 एम्पियर चाहिए था, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे। हाँ, कहाँ अच्छे से ऑपरेट करेगी बताओ? नहीं करेगी, क्योंकि सबने मिलके कितना खींचा, 10 एम्पियर। तो जिसको 20 चाहिए होगी वो चलेगा नहीं। और सुनो दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या है, दूसरी है जिसको 5 एम्पियर चाहिए होगी ना, वो भी ठीक से नहीं चलेगा, वो तो जल जाएगा भैया। H = 2, वो बर्न हो जाएगा। H = I²RT से। जिसको 5 एम्पियर चाहिए होगी उसमें कितनी आ रही है, 10 एम्पियर, क्योंकि बच्चों सीरीज है तो सब में करंट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, सही है ना। तो I की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, किसके लिए, 5 एम्पियर वाले के लिए, क्योंकि जा कितनी रही है इसमें 10। तो जिसका करंट, जिसको कम करंट चाहिए उसके लिए भी प्रॉब्लम है, उसको ज़्यादा मिलेगी तो वो जल जाएगा। H = I²RT से हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। और जिसको ज़्यादा करंट चाहिए उसको तो मिल ही नहीं पाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़े मज़ेदार चीज़ है, पैरेलल में लगा दोगे तो पहली बात ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, जिससे कि मिल के वो लोग बहुत सारा करंट पहले खींच लेंगे और सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा करंट ड्रॉन कर लेगा जितनी उसको चाहिए होगी, जिसका कम रेजिस्टेंस होगा वो कम करंट ड्रॉन करेगा। ड्रॉन करने का ये मतलब है कि इसी में से ले लेता है। तो 100 से यहाँ कुछ इसमें चलेगी, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ में, ओवरऑल ऐड होकर फिर से यहाँ से 100 जाएगी, बैटरी में एंटर कर जाएगी। इस तरीके से करंट एंटर करने का मतलब है यार क्या, इलेक्ट्रॉन्स का एंटर करना। जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके, यहाँ सब रेजिस्टेंस को देते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट या लाइट में चेंज कर देंगे, बल्ब जल जाएंगे, फिर बेचारे सब थक वक जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर वापस से इधर जाएंगे, फिर बैटरी में से एनर्जी लेंगे जाके, फिर आएंगे, फिर तो ये प्रोसेस चलता रहता है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, बैटरी की जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रही है वहाँ से आ रही है। और धीरे धीरे जब केमिकल एनर्जी बैटरी की खत्म हो जाएगी तो हम बोलते हैं बैटरी खराब हो गई। बहरहाल इतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं। अब देखिए 4th पॉइंट को आपको यही लिखना है, क्या, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज रिड्यूस्ड। पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जिससे क्या होता है, ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द बैटरी इज हाई। सारे के सारे मिलकर जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बैटरी से हाई करंट खींचते हैं, ठीक है। एंड हेंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन ड्रॉ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट। तो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जितना करंट चाहिए होता होगा वो ले लेता होगा। लेकिन सीरीज में क्या प्रॉब्लम है, कह रहा है कि इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच। ठीक है, सीरीज में देखिए ओवरऑल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ड्यू टू विच द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज लो। इसलिए बैटरी से ड्रॉन किया गया करंट बहुत ही कम हो जाता है। एंड ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैन नॉट ड्रॉ सफिशिएंट करंट फ्रॉम द प्रॉपर वर्क फॉर द प्रॉपर वर्किंग। इस तरीके से हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सफिशिएंट करंट अपनी प्रॉपर वर्किंग के लिए नहीं मिल पाता है। जिसको कम करंट चाहिए उसको गलती से ज़्यादा मिल जाता है, जिसको ज़्यादा करंट चाहिए उसको गलती से कम मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। ओके, तो कर लीजिए। Now students, question number 4 देखिए, how can 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give the total resistance of, देखिए बच्चों इसके दो पार्ट है टोटल, A पार्ट है 4 ohm, B पार्ट है 1 ohm। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए हमने आपको 3 रेजिस्टेंस दे दिए। रजिस्टर आपने देखे हैं कैसे होते हैं, बाजार में आते हैं, नाके से खरीद सकते हो, आके बोल दो भैया हमको 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm का रजिस्टर दे दो, तो कुछ इस तरीके का आपको देगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे। कलर कोडिंग भी होती है, थोड़ा सा क्लास में हमने बताया जब क्लास ली हुई थी, इस तरीके से। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस आप बाजार से ले आए, जिसको हम लोग साइंस में ऐसे दिखाते हैं, ये ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm इसको हमने दिया आपको। हमने बोला इसको इस तरीके से कनेक्ट करो ना कि इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाए, 4 ohm आ जाए। फिर पार्ट बी में हमने क्या बोला, अब इसको इस तरीके से कनेक्ट करो कि इसका रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 1 ohm। बाहर से और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। इन्हीं तीनों से मैथमेटिक्स कुछ लगाइए, जो आपने पढ़ाई करी है उसको आप लगाइए और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ohm और 1 ohm का निकाल के दिखाइए। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, देखो बच्चों पार्ट बी तो मेरे सीधे सीधे समझ में आ रहा है, पार्ट बी तो मेरे को सीधे सीधे समझ में आ रहा है। पता है कैसे समझ में आ रहा है मुझे? इस तरीके से समझ में आ रहा है पार्ट बी, क्योंकि 2 ohm है, 3 ohm है और 6 ohm है।
अगर हम इनको पैरेलल में लगा दें, तो जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते थे तो जो इक्विवेलेंट आता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? 2 ओम। तो आंसर जो भी आना चाहिए वो 2 से छोटा आएगा, और जो 1 दिया है वो 2 से छोटा ही तो है। तो एक क्लू, मुझे एक हिंट मिल रहा है कि हाँ भाई चलो हम इसको पैरेलल में एक बार लगा के देख देते हैं, देख लेते हैं। अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ करेंगे, देखते हैं। तो चलो पार्ट बी को हम पहले करते हैं। अभी आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन पार्ट बी का कर रहा, आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ बस, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये देखिए, ये लगाया आपने 2 ओम, और ये लगाया आपने कितना? 3 ओम, और ये लगाया आपने, थोड़ा साफ साफ बनाइएगा, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, थोड़ा गंदा नहीं करिएगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से, और ये आपका वोल्टेज सोर्स है, कोई बैटरी है कुछ, ठीक है। और यहाँ आपने स्विच लगा देना है, ठीक है, ऑन है स्विच। चलो देखो जरा, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, सपोज वो R है, तो पैरेलल में तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/, ये हो गया R1 का वैल्यू, ये हो गया R2, और ये हो गया आपका R3, ठीक है, R1 R2 R3। तो 1/R1 और प्लस 1/, पैरेलल में ना, तो ऐड मत कर देना सीधे सीधे, 1/, ऐड कर दो तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 6 + 3 9 + 2 11 आ जाएगा। पैरेलल में ज़्यादा कहाँ आता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना है बोलो? 2, और प्लस R2 कितना है बोलो? 6 है, और R3 कितना है बोलो? R3 कितना है? 3 है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सभी बच्चे मेरे ख्याल से कर सकते हैं। 1/R इज इक्वल्स टू 2, 6 और 3 का एलसीएम बोलिए बच्चों, कितना होता है? 6 होता है, ठीक। 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 3 × 1 3, ओके, और प्लस 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, और प्लस 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा। कोई डाउट है? तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/R इज इक्वल्स टू 3 + 1 4 + 2 6, 6/6, 6 से 6 कटेगा, कितना आ जाएगा? 1/1। तो दिस इम्प्लाइज 1/R इज इक्वल्स टू 1/1, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो R/1 इधर भी रेसिप्रोकल कर दो, R/1 R हो जाएगा, 1/1 को पलटोगे तो 1/1 आएगा। 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 ही तो होता है। अरे भाई ये तो मज़ा आ गया, ठीक है। तो पार्ट बी का आंसर क्या लिखेंगे कि तीनों रेजिस्टेंस को हमें कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? पैरेलल में। कोई डाउट है? पार्ट ए बच्चों थोड़ा सा परेशान करने वाला लग रहा है। तो पार्ट ए में मैं क्या सोच रहा हूँ पता है? पार्ट ए में मैं क्या सोच रहा हूँ, समझो ना, मेरा जो दिमाग चल रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ध्यान से चेक करो कि अगर मैं देखो अगर मैं 2 और 3 को किस में कनेक्ट कर दूँ? पैरेलल में। सोचो, तो जो आंसर आएगा वो 2 से भी कम आएगा। चेक करो ना, इसको 6 को छोड़ो, इसको अगर हम कनेक्ट कर देंगे इसमें पैरेलल में 2 और 3 को, तो आंसर जो भी है वो 2 से भी कम आएगा, क्योंकि जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जो सबसे छोटा वाला होता है आंसर सबसे छोटा आता है, ठीक है। एक तो ये बात समझ में आ रही है, लेकिन जो कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है, उसको आप 6 के साथ किस में लगाएंगे? या तो पैरेलल में लगाएंगे या तो सीरीज में लगाएंगे, ठीक है ना। अब दिमाग लगाइए जरा, अगर 2 से छोटा मान लो 1 आ गया, अरे चेक कर लेना, जो भी आ जाएगा, मान लो 2 से छोटा मान लो 1 आया। अब 1 और 6 को अगर लगाओगे पैरेलल में तो आपको 1 से भी छोटा मिलेगा समझे ना। तो 1 से छोटा तो नहीं चाहिए, मुझे तो कितना चाहिए? 1 चाहिए, यानी कि 2 और 3 तो पैरेलल में लग नहीं सकते, है ना। तो और किसी को लगाओ पैरेलल में, 3 और 6 को पैरेलल में लगाओ। 3 और 6 को जब तुम पैरेलल में लगाओगे ना, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 से छोटा आएगा, सही है ना। 3 से छोटा आएगा, पता नहीं 1 आएगा कि 2 आएगा, वो हम लोग देख लेंगे। फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम 2 के साथ सीरीज में लगा लेंगे, तो शायद बात बन जाए। देखते हैं क्या करना है, देखते हैं। हमको पार्ट ए करना था ना, सॉरी मैंने आपको क्या बोल दिया, पार्ट ए करना था तो आंसर 4 आना चाहिए। हाँ ठीक है। तो अगर हमने जो पहला पैटर्न अपनाया था उसमें भी आंसर 1 से छोटा आ रहा था, तो हमें तो 4 चाहिए, तो बात बन नहीं पाएगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट ए के लिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कनेक्ट 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल, ठीक है। तो इन दोनों को पैरेलल में कर दीजिए। तो बनाइए डायग्राम जरा इन दोनों का पैरेलल में। देखो थोड़ा मैं ही सोच ही रहा हूँ बच्चों, ज़रूरी नहीं कि आंसर आ जाए, वो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 3 ओम और ये कितना हो गया? 6 ओम, ठीक है। चलिए, तो क्या आ जाएगा? पैरेलल का आंसर आपको डायरेक्ट पता है ना, R इज इक्वल्स टू क्या होता है? R1। जब 2 कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो डायरेक्ट कर दीजिए R1 R2, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 3 × 6 अपॉन R1 + R2, यानी कि 3 + 6, 3 × 6 कितना हो गया? 18, 3 + 6 कितना हो गया? 9, 9 1 9 2, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। तो R इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 ओम। बच्चों ध्यान से चेक करिए कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है पैरेलल में लगाने पर ये कितना आ गया?
ये कितना आ गया बताइए 2 ओम। अब तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है इसके साथ इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा, तभी तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, ये हटा दे रहा हूँ पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए नहीं पार्ट बी, पार्ट बी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो कि ये दोनों का जो भी इक्विवेलेंट आया था, ठीक, ये कितना है 3 ओम, ये कितना है 6 ओम, इनका इक्विवेलेंट कितना है 2। अब बचा कितना है आपके पास 2, तो इनको सीरीज में कर दीजिए 2 ओम, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए। अब जिन बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो इस तरीके से देखें कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ना उसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। लोग इन दोनों को जब पैरेलल में लगाने तो कितना इफेक्ट डाल रहा है 2 ओम का, और ये दोनों का जो इक्विवेलेंट 2 ओम, इसके साथ ये 2 ओम। अब देखिए दोनों कैसे हैं सीरीज में, ठीक है। तो नाउ डायग्राम बना के दिखाएंगे एग्जाम में। ये आर की वैल्यू थी, ठीक है ना। नाउ वी विल कनेक्ट द equivalent of what, equivalent of 3 ohm and 6 ohm is in series, equivalent of 3 ohm and 6 ohm को आपने कौन से लेटर से दिखाया था, R से, तो ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज R is equals to 2 ohm is in series with, या in series with remaining, in series with the third remaining resistor of 2 ohm, ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट, नाउ R equivalent is equals to 2 और प्लस R, 2 और R क्या था, इन दोनों का इक्विवेलेंट था, कितना है R का वैल्यू कितना था 2, तो 2 ओम प्लस 2 ओम कितना आ जाएगा 4 ओम। को डाउट है तो पार्ट ए भी हो गया, कोई दिक्कत है बताइए। तो इस तरीके से करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करें, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।